नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं अपने डिफरेंट डिस्कशन के दौरान। अभी तक हम लोगों ने 2 सेशन लिए हैं इसके ऊपर, जिसमें अभी जो दूसरा सेशन हुआ है वह है हमारा जो संविधान का निर्माण है और संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी एनालिसिस है वो पूरा हमने पिछले सेशन में किया है, जिसका क्लास नंबर 2 था। और क्लास नंबर 1 के अंदर हमने संवैधानिक विकास क्रम को देखा है, जिसमें 1773 के एक्ट से लेकर 1947 तक के एक्ट को कंप्लीट किया है। उस आधार पर आप देखेंगे कि कुछ पीवाईक्यू आप करके चेक करिए। जो सेशन आप करेंगे और उसके बाद आप उन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशानी फील नहीं करेंगे और उनको आसानी से कर सकते हैं। करना सिर्फ यह है कि आप कॉपी पेन लेकर रखेंगे साथ में, जो भी यहाँ से नया और इम्पोर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट आपके पास आता है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। आज उसी श्रृंखला का हमारा डिस्कशन है, जिसमें हम संविधान की विशेषताओं के ऊपर आज चर्चा करेंगे और यह हमारी क्लास नंबर 3 है। जिन बच्चों ने अभी उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है वो लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है। आप वहां जाकर उन सेशंस को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का यह सेशन। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, यह पॉलिटी की जो क्लासेस डिस्कशन हो रही हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं और काफ़ी हेल्दी डिस्कशन है इसके अंदर। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप पॉलिटी के प्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मेनली टारगेट यूपीपीसीएस 2026 को लेकर चल रहे हैं, जो 6 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन आप इस सेशन के माध्यम से बिहार पीएससी जो 72वीं बीपीएससी का पेपर है, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी और जहां भी स्टेट पीएससी में पॉलिटी सेक्शन आता है, आप वहां के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के डिस्कशन को। हमने उस पिछले सेशन में देखा कि हमारी संविधान सभा के द्वारा जो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पर बनी थी, फॉर्म हुई थी, उसके रिकमेंडेशन पर हमने संविधान सभा बनाई। किसके रिकमेंडेशन पर? कैबिनेट कमेटी के। और हमने जो संविधान सभा बनाई उसने हमको एक बहुत ही खूबसूरत सा संविधान एक उपहार के तौर पर प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम न केवल प्रशासनिक बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य कर रहे हैं और वह अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए आज भी देश की जो प्रगति है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो अब उसकी विशेषताएं भी तो हमको पता होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले लिखा है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लंबा हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधानों में से, या मैं कहूँ कि विश्व के सबसे लंबे संविधानों में से एक संविधान है। और इसको लंबा क्यों कहा जा रहा है, इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जब मूल संविधान था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान जब लागू किया गया था, तब इसके अंदर ये ऐसे आप याद रखेंगे कि 22 तो पार्ट थे इसके। पार्ट मतलब भाग, 22 भाग थे और 8 इसके शेड्यूल थे, अनुसूचियां, और इसके अंदर 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे। ये था जब मूल संविधान लागू हुआ था, तब मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे वर्तमान की स्थिति क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इसमें आप देखते हैं ये जो 22 पार्ट हैं, इन 22 की जगह पे अब 25 तो पार्ट हो गए हैं, यानी 25 भाग हैं। 8 जो शेड्यूल थे इसकी जगह पे +4 और लगा लीजिए, 12 शेड्यूल हो गए हैं। यहाँ पर 12 शेड्यूल यानी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और 395 जो अनुच्छेद थे, ये 450 से अधिक अनुच्छेद आज की तारीख में देखने को मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर। आपको क्या समझना है यहाँ पर कि 25 तो पार्ट हो गए, ये 22 से बढ़ के आए। ये जो एडिशनल है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये देखो 22 पार्ट थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें 4 पार्ट और नए ऐड किए गए। इन 4 पार्ट के अंदर कौन से ऐड किए गए? एक तो 4A ऐड किया गया है। 4A के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में चैप्टर देखने को मिलेगा और इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया है। इसके बाद और जो पार्ट ऐड किया गया है उसमें आप देखेंगे 9A। इस 9A के अंदर क्या प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे? अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, यानी नगरीय पंचायत से रिलेटेड या नगरीय निकायों से रिलेटेड प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। और इसको आपको 74th नंबर का जो अमेंडमेंट था 1992 में आया था, इसके माध्यम से इसको ऐड किया गया है। और जो नया पार्ट है
22 में 4 जो जोड़े गए हैं, इसमें एक 9B नंबर का जो पार्ट है, इसके अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का पार्ट देखने को मिलेगा। सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रोविजन आपको 9B पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। यह पार्ट 97 नंबर का जो अमेंडमेंट है 2011 का, इसके माध्यम से जोड़ा गया है। एक और पार्ट है 14A, ये इसके अंदर आपको ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलेंगे। ट्रिब्यूनल इन ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया है कैसे, 42 नंबर के अमेंडमेंट से 1976 में। तो ये रहे आपको 4 पार्ट, इनको आप विशेष रूप से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। 4A नया पार्ट है, 9A नया पार्ट है, 9B नया पार्ट है और 14A। हमने यहाँ पर उनसे रिलेटेड प्रोविजन भी यहाँ लिख दिए हैं और ये किन अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, इनको किन संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान के अंदर शामिल किया गया है, यह बात भी हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 22 और प्लस तो 4 26 होना चाहिए था, ऐसा ही तो लग रहा होगा, है ना। कैसा कि 26 होना चाहिए था। एक सेकंड मैं इसको कलर को चेंज कर लूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को दिखता नहीं है ये वाला कलर। 22 + 4 ये, अब आपको लग रहा होगा ये 26 हो जाने चाहिए थे, बल्कि हम आप 25 ही बोल रहे हैं, 25 ही बोल रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें से जो 7th नंबर का पार्ट था, 7th नंबर का पार्ट, इसको हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है ना। इस वजह से हम यहाँ पर 25 पार्ट ही बोल रहे हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12। तो ये अनुसूचियों को भी देख लीजिए, शेड्यूल्स और अनुसूचियां। इस शेड्यूल और अनुसूचियों के अंदर आप देखेंगे 8 पहले से थे, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक तो आया शेड्यूल नंबर 9। अब 9वें शेड्यूल के अंदर क्या रखा गया है कि कुछ विधायी कार्य हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए प्रोविजन किया गया है। विधेयकों की जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा करने का कार्य किया गया है। सुरक्षा, जुडिशियल रिव्यू की, विधेयकों की जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा कैसे, कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको सरकार को लागू करना अत्यंत जरूरी है, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जैसे विशेष रूप से लैंड रिफॉर्म के लिए यह प्रोविजन लाया गया था। वो कब लाया गया था, 1951 के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन लाया गया था। कब, 1951 में। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रोविजन को ऐड किया गया था। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको अगर सरकार कानून बना देती है जिनके ऊपर, और उनको अगर 9वीं अनुसूची में रख देती है, तो उसके ऊपर न्यायालय जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ये मूल रूप से जब 9वीं अनुसूची में को शामिल किया गया था तब यह प्रोविजन किया गया था, लेकिन अभी की स्थिति आप देखेंगे तो यह स्थिति चेंज हो चुकी है। ठीक है, अभी की स्थिति चेंज हो चुकी है और अब जो न्यायालय है वो 9वीं अनुसूची का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद से ये सिचुएशन चेंज हो गई है। 10वीं अनुसूची है एक इसके अंदर, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है। दल बदल कानून आप लोगों ने सुना होगा। लोगों को, जो विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों को एक दल के द्वारा चुने जाने पर उसी दल में रहने के लिए, या मैं कहूं कि जिस आधार पर आप वोट लेकर आते हैं उस वोट को सम्मानित करने के लिए यह प्रोविजन ऐड किया गया। इसके अंदर आप अपने दल को छोड़कर अगर जाते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाती है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को शामिल किया गया। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ऐड किया गया। 10 हो गई। 11वें नंबर की जो अनुसूची है, शेड्यूल है, ये पंचायती राज जो है यानी स्थानीय सरकार है उसकी शक्तियों से रिलेटेड प्रोविजन है, और इसको 73rd नंबर के अमेंडमेंट से 1992 में ऐड किया गया। और जो 12वीं नंबर की अनुसूची है, इसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज यानी नगरीय निकायों से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे, उनकी शक्ति, अधिकार, कर्तव्य, और इसको 74th नंबर के अमेंडमेंट से 1992 में ऐड किया गया है। ये इतना आप देख लेंगे। ये संविधान का एडिशनल पार्ट है जहाँ पार्ट नए जोड़े गए और क्या नाम है इसका, अनुसूचियां जोड़ी गई। तो हमने देखा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबे संविधानों में से एक संविधान है। तो पहली विशेषता हमारे संविधान की हो गई लिखित संविधान।
दूसरी जो विशेषता है, या विशेषता नंबर 2 देख सकते हैं, यह है विभिन्न देशों से प्रेरित। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, हमारा जो संविधान बनाया गया था उसमें लगभग हमारे संविधान विशेषज्ञों के द्वारा 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, और उस अध्ययन में से जो बात हमारे कंट्री के लिए, देश के लोगों के लिए हितकारी लगी, या जो हमारी देश की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग अच्छी लग रही थी या फीजिबल लग रही थी, उन प्रोविजंस को हमने शामिल किया। तो विभिन्न देशों से प्रेरित, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। ये कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। और आप इसके अंदर देख सकते हैं रूल ऑफ लॉ को हमने यहीं से लिया, रूल ऑफ लॉ को। ऐसे ही आप देखेंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स को लिया है, जुडिशियल रिव्यू को लिया है ना। ऐसे ही आप देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? आयरलैंड, एक सेकेंड, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी वाले चैप्टर को हमने यहीं से लिया है, डीपीएसपी के चैप्टर से। ऐसे ही आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो ज्वाइंट सेशन हमने यहाँ से लिया है, ज्वाइंट सेशन, ये प्रोविजन हमने यहीं से लिया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से लिया है हमने अमेंडमेंट का प्रोविजन, अमेंडमेंट का प्रोविजन यहाँ से लिया है। और आप देखेंगे कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो न्याय वाली जो व्यवस्था हमने ली है जस्टिस की, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और इससे भी सबसे मेन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से हमने जो बड़े पैमाने पर प्रशासनिक पार्ट है या ढांचागत व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को हमने, स्ट्रक्चरल जो प्रोविजन है वो हमने इसी 1935 के अधिनियम से लिया। ऐसे आप देखेंगे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन को यहाँ पर शामिल किया है। तो ऐसे हमने विभिन्न देशों से प्रेरणा लेते हुए और उनके कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करने के बाद हमने अपने देश के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस को ऐड किया है। इसके बाद हम थर्ड नंबर की विशेषता पर जाएंगे। थर्ड नंबर पे फ्लेक्सिबल और रिजिड, इन दोनों के बीच का समन्वय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया है। यह कैसे कही जा रही है कि देखो, ये मैं कहूँ कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल, नम्य कौन सा है? यानी अगर मैं कहूँ नम्यता, तो नम्यता कैसे बताएंगे आप? किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नम्य कब कहेंगे? जब उसमें अमेंडमेंट लाने का प्रोविजन और विधायी प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया, यानी कोई कानून बनाने की प्रक्रिया और उसमें अमेंडमेंट लाने की प्रक्रिया, जब दोनों एक समान हो तो उसको हम कहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी नम्य है। जैसे कि इसके अंदर आता है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे नंबर पर है ये अनम्यता वाला, है ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड या अनम्य। इसके अंदर कैसा आता है कि हमने संविधान के संशोधन के प्रोविजन को अगर इतना टफ बना दिया कि उसको करना काफ़ी मतलब परेशानी का सब्जेक्ट हो और काफ़ी टफ सिचुएशन हो उसको अमेंड करने के लिए, तो हम उस वाले कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहेंगे? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ऐसी प्रोविजन हमको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। हमने क्या किया इन दोनों के बीच, क्योंकि हम बुद्ध का देश है, ये भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित, तो हमने क्या किया? मिडिल पाथ लिया, मिडिल पाथ, मध्यम, भगवान बुद्ध का था मध्यम प्रतिपदा, तो उसी के तरीके से हमने लिया मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में हमने क्या किया कि नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया है। नम्यता क्या है? नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी कहां पर है? तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण विधेयक से संविधान में संशोधन कर सकती है। अब साधारण विधेयक की प्रक्रिया ऑलमोस्ट ऐसी ही है जैसी कि संसद को कोई कानून बनाने की प्रक्रिया हो। इसके अंदर विशेष रूप से आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भाग 1 पार्ट 1 जो है हमारा,
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का है। इसमें जो अमेंडमेंट लाए जाते हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से ही लाए जाते हैं। दूसरी हमने अनम्यता के स्तर पर क्या किया है, आर्टिकल 368 पार्ट 20 के अंदर क्या किया है, इसमें 2 प्रकार के अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट को पावर प्रदान करी है। पहली पावर हमने जो दी है वह दी है विशेष बहुमत के माध्यम से किसी भी संविधान के संशोधन को करना। दूसरी हमने दी है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के माध्यम से ही संविधान में संशोधन करना। तो इन 2 प्रोविजन को लाने के बावजूद हमने जो हमारा संविधान लिया है वो बनाया है नम्यता और अनम्यता के बीच समन्वय, है ना, फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी के बीच का हमने कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं बैलेंस एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। तो ये तो हो गया हमारा 3rd पार्ट। अब हम देखते हैं 4था पार्ट, है ना। 4th नंबर की जो सैलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बोला है एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता यानी यूनिलेटरल, आप यहां पर देख लो, इसको कह सकते हैं हम यूनिलेटरल सिस्टम। यूनिलेटरल सिस्टम के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अब यहां भी हमने वही काम किया कि एक तरफ तो हमने एकात्मक यूनिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक लिया है और दूसरी तरफ हमने फेडरल कैरेक्टरिस्टिक भी लिया है। दोनों को हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया है। जबकि आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे तो वो केवल फेडरल कैरेक्टरिस्टिक रखता है, ब्रिटेन के संविधान को देखेंगे वो यूनिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक रखता है। इसने कहा कि एकात्मकता की झुकाव, तो झुकाव कैसे देखेंगे आप इसके अंदर, तो हमें एकात्मकता वाले जो प्रोविजन हैं उनको देखना होगा। तो आप कहां देखेंगे इन चीजों को, इसको देखने के लिए आप देखेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन किया है इसके अंदर। सिंगल सिटीजनशिप, हिंदी में लिख लो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब इससे रिलेटेड प्रोविजन ये आगे मिलेगा आपको, तब हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने एकात्मकता के लक्षण के तौर पर पहला लिया है एकल नागरिकता, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया है इसके अंदर कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसको संघीय सरकार के द्वारा की जाती है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा हमने इसके अंदर क्या किया है, एकल नागरिकता के एकात्मकता की और झुकाव वाले प्रोविजन के अंदर, और हमने क्या किया, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज का फॉर्मेशन किया, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। दूसरा आप इसी के अंदर देखेंगे आपातकाल से रिलेटेड प्रोविजन हमने इसके अंदर किए हैं, जबकि फेडरल सिस्टम के अंदर ऐसी प्रोविजन देखने को नहीं मिलते हैं। उसी के साथ वो बोल रहा है कि संघीय व्यवस्था, अब संघीय कैरेक्टरिस्टिक भी हमने रखे हैं। तो संघीय कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ संविधान है हमारे पास। शक्तियों का बंटवारा है उसके अंदर, केंद्र और राज्यों के बीच अनुसूची 7 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता है, जब भी कोई विवाद होता है तो संविधान में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर हमारे यहाँ निर्णय होते हैं, ओके। दूसरा आप देखेंगे कि जो जुडिशरी है या जुडिशियल सिस्टम है उसको सुप्रीमेसी बनाया गया है। कैसा कि संविधान की व्याख्या करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया गया है, किसको, जुडिशरी को। बोला गया है कि नहीं बोला गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने संघीय व्यवस्था के कैरेक्टरिस्टिक भी अपने अंदर अपनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हाँ, ये झुकाव की बात इसलिए आ रही है कि हमने कुछ ऐसे प्रोविजन किए हैं जो किसी भी संघीय व्यवस्था में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव। ये चौथा पॉइंट आपका हो गया। चौथी विशेषता के बाद पांचवी जो विशेषता है वो तो बताइए, सरकार का संसदीय रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जो विधायिका है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, विधायिका के प्रति कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की व्यवस्था, उत्तरदायित्व की व्यवस्था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यही एक है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच रिलेशनशिप के आधार पर आप किसी व्यवस्था को पार्लियामेंट्री व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था कह सकते हो या राष्ट्रपति वाली व्यवस्था कह सकते हो। कैसे पता चलेगा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। यदि
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो आप कहेंगे कि वहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, आप ये बात याद रखेंगे। और यदि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है तो उसे राष्ट्रपति शासन वाली प्रणाली बोला, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको यूके के अंदर देखने को मिल जाएगी और हमने भी इसी व्यवस्था को अपनाया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको यूएसए के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे यहाँ यह प्रोविजन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आर्टिकल है 75(3). इस प्रोविजन के माध्यम से हमारी यहाँ पर यह प्रोविजन देखने को मिलता है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो हमने क्या लिया है, सरकार का संसदीय रूप वाली व्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट जो फीचर है 5वें के बाद 6 नंबर का फीचर है, 6 नंबर का जो फीचर है इसमें हमने क्या बोला, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। ये 2 टर्म हमने लिए हैं और दोनों का मिश्रण हमने अपने यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया है। अपने यहाँ लागू करने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों के प्रोविजन मिला के लागू करने का प्रयास किया गया है। संसदीय संप्रभुता वाली व्यवस्था है ये आपको यूके के अंदर देखने को मिलेगी। न्यायिक सर्वोच्चता वाली व्यवस्था है ये आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगी। यूएसए का जो जुडिशरी है इसको थर्ड चैम्बर बोला जाता है इसका, लेजिस्लेचर का, क्योंकि यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पालन किया जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं हम कि पार्लियामेंट के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका इसको न केवल प्रोसीजर के स्तर पर बल्कि इसके मंतव्य के आधार पर, यानी इसका मूल ऑब्जेक्ट क्या है इस आधार पर भी इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। वह केवल यह नहीं देखती है कि यह जो विधेयक है, यह जो कानून बनाया गया है, यह विधायिका के कार्य क्षेत्र में आ रहा था या नहीं, इसके अलावा वो यह भी देखती है कि आपने यह कानून बनाया है, यह कानून फिजिबल है भी या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली न्यायपालिका होती है वो अनुपालन करती है। तो ये यूएसए के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये न्यायपालिका के पास बहुत व्यापक पैमाने पर है। व्यापक किस लिए है कि ये केवल प्रक्रिया को ही नहीं देखता है बल्कि उसके मंतव्य यानी उसके मूल मकसद को भी देखने का प्रयास करता है। जबकि यूके के अंदर क्या प्रोविजन देखने को मिलेगा, संसदीय संप्रभुता का। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसा कानून बना सकती है, कोई भी ऐसा विधायी कार्य कर सकती है जिसके लिए उसकी न्यायपालिका उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकती है। इसीलिए बोला जाता है संसदीय संप्रभुता। हमारे यहाँ पर संसदीय संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है हमारे यहाँ पर? इंडिया के अंदर आप देखेंगे, इंडिया में आप ये देखेंगे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? हमारे यहाँ एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान है, इससे इतर सरकार को कुछ करने की छूट नहीं है। दूसरा आप देखेंगे मूल अधिकारों से रिलेटेड चैप्टर है। तीसरा आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस वजह से हमारी पार्लियामेंट एक तरीके से कुछ कारणों से बंधकर काम करने के लिए बाध्य है, यानी कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी पार्लियामेंट के, उन लिमिटेशंस के अंदर रहकर ही वो काम कर सकती है, न कि यूके की पार्लियामेंट की तरह फ्रीली काम कर सकती है। इसी संदर्भ में यूके की पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती है, इसके अलावा जो भी कार्य करना चाहे वह कर सकती है, क्योंकि वहाँ जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। अब हम अपने उस पर आते हैं। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है किस विषय पर? जो हमारे संघ सूची के विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर कार्य करती है। न्यायिक सर्वोच्चता की हमने बताया ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने क्या किया है भारत के अंदर आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का कार्य ये जुडिशियल या मैं कहूँ जुडिशरी न्यायपालिका कर सकती है। हमारे यहाँ पर भी कर सकती है। कहाँ कहाँ पर ये प्रोविजन देखने को मिलेंगे? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट्स,
ये जुडिशियल रिव्यू के पावर रखते हैं इन आर्टिकल्स के माध्यम से, ये रिट रिलीज कर सकते हैं, ये बाद का विषय है। हाँ, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट जो जुडिशियरी में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है वो थोड़ा सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून में जो कहा गया है उसी आधार पर हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। यानी आपको यह समझना है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई विधायिका कोई कार्य करती है तो उसके कार्य की जांच न्यायपालिका के द्वारा सिर्फ इस आधार पर की जाती है कि वह कार्य उस विधायिका के अंतर्गत आता था, यानी उसके कार्य क्षेत्र में वह कार्य आता था या नहीं, बस इसकी जांच हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू के तौर पर की जाती है। कुछ मामलों में न्यायालय ने जुडिशियल एक्टिविज्म का परिचय देते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अनुपालन करने का प्रयास किया है। जैसे कि मेनका गांधी का जो मामला आया आर्टिकल 21 से रिलेटेड, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ पार्लियामेंट जुडिशियल सिस्टम बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये दो प्रैक्टिस आप अलग अलग रखेंगे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई गई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई गई है। इसी वजह से हमने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता को मिलाकर अपने यहाँ का सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। 6 नंबर के फीचर आपका ये हो गया। 7 नंबर में आप देखेंगे कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एकीकृत क्यों है? आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका देखी जाती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं और यहाँ पर लोअर कोर्ट्स हैं। इनमें किसी भी तरीके का कहें कि शक्तियों का विभाजन नहीं है। जैसे आप अनुसूची 7 पढ़ते हैं यानी शेड्यूल 7 पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे कि विधायी विषयों का बंटवारा है, प्रशासनिक विषयों का बंटवारा है, लेकिन न्यायिक विषयों का बंटवारा नहीं है। तो इसलिए हमने इंटीग्रेटेड व्यवस्था को लिया है। दूसरा, उसने कहा स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं ताकि न्यायाधीश जो हैं, जजेस जो हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक और अपनी जो संवैधानिक प्रोसीजर हैं, संवैधानिक जो प्रावधान हैं, उनके आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इसी के अंदर एक प्रोविजन आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जजों के जो कार्य प्रणाली है या जज जो काम करते हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती है, सिवाय तब कि जब किसी जज को हटाने का जो एक्ट, जज को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया संसद में नहीं चल रही हो। यानी अब इस बात का पूरी का मतलब क्या हुआ कि यदि संसद में किसी जज को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उसके कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में आप किसी जज की कार्यप्रणाली के ऊपर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। यही काम पार्लियामेंटेरियन को दिया गया है कि पार्लियामेंटेरियन जो काम करते हैं उनके ऊपर जुडिशियल यानी जुडिशरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो यह एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विशेष स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट जो फीचर है इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, कौन सा नंबर है ये आपका? आई थिंक 8th नंबर है। हाँ, 8th नंबर का जो प्रोविजन है यह फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट आप देखेंगे यह पार्ट 3rd के अंदर आपको आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। इस पार्ट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दूसरा, आप इसके अंदर देखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये वाले लिख लो, मूल में थे, मूल संविधान के अंदर, और अभी आप देखेंगे 6 फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 31वां जो फंडामेंटल राइट था, 31 नंबर का जो 31 आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 31 में जो फंडामेंटल राइट था, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। किससे? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब जो बचे रह गए हैं वो आपको 6 मूल अधिकार बचे रह गए। भाग यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं उनको, जैसे 14 से 18 तक आपको दिया गया है समानता का अधिकार, फिर आपको 19 से 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपको 23-24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आपको 25 से 28 तक दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता, फिर आपको 29-30 में दिया गया है ये संस्कृति से रिलेटेड शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, और 29
29-30 हो गए, 31 ये हटा दिया गया है। 32 के अंदर आपको संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड जो मूल अधिकार है वो दिया गया है। तो मूल अधिकारों का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये सैलिएंट फीचर है। मौलिक अधिकार के बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका 9 नंबर का है। पहले आपको ये मैंने आपको बताया कि इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरलैंड के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 के तौर पर देखने को मिलेगा। जैसे जो मूल अधिकारों से रिलेटेड चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना। उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्ट है वो है सामाजिक आर्थिक विकास की या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यह बात आप यहाँ से देख लेंगे। दूसरा आप यहाँ पर और क्या देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन दोनों में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कंपैरेटिवली डीपीएसपी, क्योंकि इनको जस्टिसिएबल बनाया गया है और इसको जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया, यानी ये वाद योग्य हैं और ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं जो हमारा जुडिशरी है उसके द्वारा एक इतना बेहतरीन कह सकते हैं जजमेंट दिया, और वो जजमेंट था उसका मिनर्वा मिल बाद 1980। मिनर्वा मिल केस 1980 में न्यायालय ने क्या कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के दो पहियों के समान है, जिसके ऊपर इनके संतुलन के आधार पर हमारा संविधान टिका हुआ है। तो उन्होंने क्या करने का काम किया, न्यायालय ने दोनों का इंपॉर्टेंस या दोनों का रिलेवेंस बताने का कार्य किया। तो यह बात हमारे नीति निर्धारकों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ जो डीपीएसपी का प्रोविजन है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो 9 नंबर का जो हमने ये हमारी संविधान की जो विशेषताओं का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें 9वें नंबर पर हमने इसकी विशेषताएं देख ली। अच्छा, ये आप नहीं मत समझना कि जैसे ये नीति निर्देशक तत्व आए, फंडामेंटल राइट आए, इनको हम जब एक चैप्टर लेंगे मूल अधिकारों से रिलेटेड तब हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इसका डीपीएसपी का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड चैप्टर लेंगे तो उसके अंदर हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी क्या है, अभी हम संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं। उस विशेषताओं के अंदर हम केवल क्या देख रहे हैं, इन शॉर्ट ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस विशेषता के अंदर यानी संविधान में यह विशेषता दी गई है और इसके अंदर क्या प्रोविजन मूल रूप से लिखे गए हैं। तो 9 आपने विशेषताएं देख ली। 10वें नंबर की जो विशेषताएं देखेंगे आप वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। अब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको 2-3 बातें देखना है कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकंड, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसके समझने के लिए मैं दोबारा लिख देता हूं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजन नहीं था। यह बात आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का एग्जिस्टेंस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इसके बाद आप देखते हैं कि यूएसएसआर से प्रभावित होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रोविजन को ऐड करने की कोशिश की, या मैं कह सकता हूं यहीं से प्रभावित होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया है। कब किया, तो स्वर्ण सिंह समिति थी एक, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42 नंबर के अमेंडमेंट से हमने हमारे संविधान के अंदर एक नया पार्ट जोड़ा और जिस पार्ट का नाम था पार्ट 4A। इस पार्ट में हमने अपने यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर शामिल किया। इस पूरे के पूरे भाग को एक आर्टिकल 51A में लिखा गया है। ठीक है, 2-3 बातें यहाँ से और देख लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल रूप से 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान में जब मूल कर्तव्यों के चैप्टर को शामिल किया गया तो विधायिका के द्वारा उसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 2011 में हमने एक इसके अंदर 11वां जो मूल कर्तव्य है
शिक्षा से रिलेटेड, उसको भी शामिल कर लिया है। तो अभी वर्तमान पोजीशन ये है कि हमारे संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं जो हम सभी नागरिकों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये कुछ बातें थी मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जो आपको जाननी है। इसके बाद आप जो फीचर देखेंगे, 11वें नंबर की जो विशेषता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर नेशन, या कह सकते हैं सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो तीन बातें देखने को मिलती हैं। पहला हमको ये देखना है कि यहां मैं राज्य लिख रहा हूं तो राज्य का मतलब यहां पर स्टेट ना होकर, ये स्टेट लिखा है इसका मतलब यहां स्टेट ना होकर राष्ट्र है, यानी देश के लिए ये बात हो रही है। सेकुलर स्टेट की जगह हम सेकुलर नेशन लिख देते हैं या सेकुलर कंट्री। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष। ये धर्म निरपेक्ष शब्द की जगह हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंथ निरपेक्ष हिंदी में यूज किया है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर इंग्लिश में दोनों का मतलब है, हमने किया है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष ये एक अलग डिबेट है, किसी दिन एक्स्ट्रा जो कोई टॉपिक होगा उसके बारे में जब भी सेशन होगा उस तब हम आपको ये हमने क्यों धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता लिखा अपने आप को। उसके अलावा एक और डिबेट इसके साथ आती है कि भारत के पंथ निरपेक्षता में और वेस्टर्न कंट्रीज के धर्मनिरपेक्षता में क्या डिफरेंस है। दो बातें आपको यहाँ पर डिफरेंट करनी है और ये क्वेश्चन मेंस के अंदर आया भी हुआ है। यूपीएससी ने भी पूछा है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता और वेस्टर्न कंट्री की पंथ निरपेक्षता में क्या डिफरेंस है। ठीक है। दूसरा यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमने धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा है। तो एक तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, दूसरी बात यहां पर आपको देखनी है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, ऐसी अपेक्षा राज्य से की गई है। सम्मान, रेस्पेक्ट करेगा। ये प्रोविजन आपको कहां देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो आप देखेंगे आर्टिकल 14 के अंदर हमने क्या कहा है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, सभी को साथ समानता का व्यवहार करेंगे। आर्टिकल 15 में कहा है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 में कहा है कि जो लोक नियोजन है, जो सरकारी सर्विसेज आती हैं, गवर्नमेंट जॉब आती हैं, उसमें अपॉइंटमेंट के लेवल पर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और भी प्रोविजन है उसमें, लेकिन हम अभी धर्मनिरपेक्ष को पढ़ रहे हैं इसलिए हम वही बात बोल रहे हैं। बाकी तो आपको और भी प्रोविजन उसके अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 14 बोला, आर्टिकल 15 बोला, आर्टिकल 16 बोला, इसके अलावा आप जब देखेंगे तो आप 25 से लेकर 28 नंबर के आर्टिकल तक देखेंगे तो हमने क्या लिख के दिया है इसके अंदर? धर्म की स्वतंत्रता। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने, अपनाने, पूजा करने, अर्चना करने, प्रबंधन करने, सभी चीज़ों की स्वतंत्रता है। ये कब मिलता है? जब हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। एक और प्रोविजन आप यहाँ पर, ये वाले तो हो ही गए 14, 15 और 16, और आप देखते हैं कि जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर आप क्या पाते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, इन सब की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपको जैसे ठीक लगता है, जिस प्रकार से ठीक लगता है, आप वैसे पूजा कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है? दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना है कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अपने कर्तव्यों के बारे में भी सजग रहना चाहिए। ये बात आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो 11 नंबर का ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 11वें नंबर का है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। फिर हमने कहा कि हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम को लागू किया हुआ है हमने। यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम क्या है? कि सभी लोगों को एक कट ऑफ डेट के बाद वोट करने का अधिकार है। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, इसमें क्या था? 21 साल
21 साल कंप्लीट करने वाले व्यक्तियों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कोई व्यक्ति कब मत कर सकता था, तो उसकी जो उम्र है वो 21 साल हो जानी चाहिए, तब वो अपना मत दे सकता है। यह बात आपको कहाँ पर देखने को मिली, इसके अंदर। बाद में आप देखेंगे एक संविधान संशोधन लेके आया गया। कि कब आया यह संशोधन? यह संशोधन आप देख लो 1988 में एक संविधान संशोधन आया। इसके अंदर संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से जो वोट करने की उम्र थी उसको 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी गई। और यह 18 वर्ष के करने के बाद इसे लागू करने का जो काम हुआ वो 1989 के अंदर देखने को मिलता है। यह बात तो हो गई कट ऑफ डेट से रिलेटेड, यानी यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका प्रोविजन कहाँ देखने को मिलता है? तो दो आर्टिकल इससे रिलेटेड है। एक आर्टिकल है 325 और एक आर्टिकल है 326। 325 नंबर के आर्टिकल में कहा गया है कि किसी को भी उसकी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर वो राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। 26 में कहा गया है कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए किसी को इन्हीं जो आधार हम बोल रहे हैं, इन्हीं आधारों पर वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कहाँ पर? 11 नंबर और 12 नंबर। यह बात आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इसकी ज़रूरत हमारे संविधान निर्माताओं को क्यों पड़ी होगी। क्योंकि आपने जैसा देखा कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तब उसमें भी सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट यानी औपनिवेशिक शासन यहाँ पर संचालित हो रहा था भारत के अंदर, तब भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर सीमित मताधिकार को ही प्रैक्टिस में लाया जा रहा था। और सीमित मताधिकार कैसे किया गया था कि किसी की आय के आधार पर, कोई कितना कर अदा करता है, इस आधार पर लोगों को अंदर मतलब ब्रैकेट लगाए गए थे कि पर्टिकुलर व्यक्ति, मान लो ए व्यक्ति, या मैं ये कहूँ कि वोट वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी इनकम एक्स हो, एक्स से कम इनकम वाले वोट नहीं कर सकते हैं। या उसके अंदर ही और प्रोविजन था कि जो व्यक्ति इतना इनकम टैक्स भरते हैं वही लोग इसमें वोट कर सकते हैं, बाकी के लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया गया? सीमित मताधिकार, लिमिटेड वोटिंग का पैटर्न अपनाया गया, सिस्टम अपनाया गया। हमने क्या किया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया।